नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बिहाइव का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है, ये जो आपका चैप्टर है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। इसके पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ चुके हैं एवेलिन इग्लिनी के बारे में और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो देखिए, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां किसके लिए जाने जाते हैं? शहनाई बजाने के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कुछ और ऐसे महान कलाकारों के बारे में जो अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो कि फ्लूट बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद विलायत खान जो कि सितार के लिए जाने जाते हैं। फिर है आपके पास में एम ललिता एम नंदिनी जो कि वायलिन बजाती हैं। फिर है आपके पास में जाकिर हुसैन तबले के लिए फेमस है। फिर है उस्ताद अजमत अली खान जो कि सरूद के लिए फेमस है। फिर है आपके पास मैस्ट्रो कुन्नाकुडी जो कि वायलिन के लिए फेमस है। फिर है आपके पास सुल्तान खान जो कि सारंगी के लिए फेमस है। और एंड में है आपके पास बिस्मिल्लाह खान जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं जो कि फेमस है शहनाई के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. अगर आप स्टूडेंट शहनाई के बारे में सोचते हैं तो आप शहनाई के बारे में सोचिए और आपके दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आएगा वो या तो होगा शादी का या फिर ऐसे ही किसी समारोह का। आपने देखा होगा स्टूडेंट की शहनाई जो है वो ज्यादातर किसी शादी में या किसी समारोह में ही बजाई जाती है। तो जब भी आप शहनाई के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में किसका आता है? किसी शादी का या ऐसे ही किसी फंक्शन का, किसी समारोह का। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और जो दूसरी चीज स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आएगी वो आएगी बिस्मिल्लाह खां जो कि इस शहनाई के क्या हैं? मास्टर हैं, जो कि इस यंत्र को बजाते थे, शहनाई को बजाते थे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, Imperial Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। देखिए, अब सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे कि शहनाई का आखिर जन्म कैसे हुआ, धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ी शहनाई। तो देखिए, जो सम्राट थे औरंगजेब, उन्होंने अपने रेजिडेंस में यानी कि जहां पर वो रहते थे, उन्होंने अपने निवास स्थान में स्टूडेंट्स क्या कर दिया था? एक म्यूजिकल, एक संगीत का यंत्र था जिसे पुंगी कहा जाता था, उसको बजाना बैन कर दिया था, यानी कि उसको बजाने के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था स्टूडेंट्स? तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो पुंगी थी स्टूडेंट्स, उसकी बहुत ही श्रिल अनप्लीजेंट साउंड थी, यानी कि बहुत ही तीखी सी अप्रिय लगने वाली उसकी ध्वनि होती थी। यानी कि जब भी पुंगी को बजाया जाता था तो उसमें से कैसी साउंड आती थी? बहुत ही तीखी सी अप्रिय, जो कानों को अच्छी ना लगे, ऐसी ध्वनि वो क्या करती थी? देती थी। इसीलिए जो औरंगजेब थे उन्होंने पुंगी को बजाना बिल्कुल बंद कर दिया था। मतलब उनके कोर्ट के अंदर, रॉयल कोर्ट के अंदर जहां पर वो रहते थे, वहां पर बिल्कुल भी कोई भी पुंगी नहीं बजाता था। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। इंपीरियर यानी कि सम्राट, म्यूजिकल यानी कि संगीत, इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र, रेजिडेंस यानी निवास स्थान, किसी के रहने का स्थान, श्रिल यानी कि तेज, अनप्लीजेंट यानी कि अरुचिकर या अप्रिय। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पुंगी became the generic name for reedy noise makers। और अब ये जो पुंगी थी स्टूडेंट्स, ये क्या बन गई थी? एक सामान्य जो था वो नाम बन गई थी किनके लिए? ऐसे सभी ही रीडेड नॉइज मेकर के लिए जो कि इस प्रकार की आवाज निकालते थे। अब देखिए, समझिए स्टूडेंट्स, रीडेड क्या होता है? रीडेड होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर क्या हो? जो कि अंदर से हॉलो हो, यानी कि जिनके अंदर क्या हो? जिनके अंदर छेद हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, उन सभी के अंदर आपको दिखेगा कि ये सब क्या है? ये सब खोखले हैं, है ना? जैसे हिंदी में हम खोखला बोलते हैं, हॉलो होते हैं, यानी कि अंदर इनके कुछ भी नहीं होता है, ये खोखले होते हैं।
तो जो पुंगी थी स्टूडेंट्स, वो एक सामान्य नाम बन गई थी ऐसे सभी नॉइज मेकर के लिए, यानी कि ऐसे सभी यंत्रों के लिए जो कि शोर मचाते थे। तो ऐसे सभी शोर मचाने वाले यंत्रों के लिए, वाद्य यंत्रों के लिए पुंगी एक सामान्य नाम बन गया था। यानी कि कोई भी अगर इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाता था तो इसे क्या ही बोला जाता था, इन्हें पुंगी ही कहा जाता था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे स्टूडेंट। जेनरिक नेम यानी कि सामान्य नाम, नॉइज मेकर्स यानी कि शोर मचाने वाले। आगे देखिए, few had thought that it would one day be revived। और कुछ लोग ऐसा सोचते थे स्टूडेंट्स कि कभी ना कभी ये जो पुंगी है वो क्या हो जाएगी, रिवाइव्ड हो जाएगी, यानी कि पुनर्जीवित हो जाएगी। यानी कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब पुंगी क्या हो जाएगी, फिर से जीवित हो जाएगी, फिर से इसे बजाना जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। A barber of a family of professional musicians, बार्बर यानी क्या होता है, बार्बर यानी होता है नाई। तो एक बहुत ही प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर, तो ऐसे पेशेवर संगीतकारों की परिवार का एक नाई, एक बार्बर, who had access to the royal palace, जिसका क्या था, एक्सेस था, एक्सेस की, जिसको परमिशन थी वहां पर रॉयल पैलेस में जाने की, है ना। तो ऐसा एक बार्बर, ऐसा एक नाई, एक पेशेवर संगीतकारों के परिवार का, जिसको की क्या थी, जिसको परमिशन थी, जिसे एक्सेस था, जिसे जाने के लिए अनुमति दी गई थी रॉयल पैलेस में, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने ये निश्चय किया था स्टूडेंट्स, क्या निश्चय किया था, जो पुंगी थी उसकी तान की क्वालिटी को सुधारने का उसने क्या किया था, निश्चय किया था। यानी कि एक फैमिली में एक बार्बर था और उसने क्या सोचा था कि आपको बताइए कि जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या बंद कर दिया था, पुंगी को कहीं भी बजाना बंद कर दिया था रॉयल कोर्ट के अंदर। तो जो बार्बर थे उन्होंने ये निश्चय किया था, उन्होंने ये फैसला किया था कि वो क्या करेंगे, वो इम्प्रूव करेंगे, यानी कि इसकी गुणवत्ता जो है, इसकी तान की जो गुणवत्ता है उसको अच्छा करेंगे। किसकी गुणवत्ता को, पुंगी की गुणवत्ता को, तान की गुणवत्ता को। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। तो अब उन्होंने फैसला किया था कि वो क्या करेंगे, वो इम्प्रूव करेंगे तान की क्वालिटी को। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने एक पाइप लिया जिसके अंदर क्या था, प्राकृतिक रूप से ही एक हॉलो यानी छेद, स्टेम यानी क्या होता है, स्टेम यानी होता है तना, तो जिसके अंदर क्या था, अपने आप से ही एक इस प्रकार का पाइप लिया जो कि अंदर से क्या था, खोखला था, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और जो कि पुंगी से ज्यादा लंबा और उससे ज्यादा चौड़ा था। And made 7 holes on the body of the pipe, और उस पाइप की बॉडी पे स्टूडेंट्स क्या किए, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक पाइप है और इस पाइप के ऊपर उन्होंने क्या किए, 7 होल्स बना दिए। ठीक है। When he played on it, closing and opening some of the holes, और जब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, जब उन्होंने इसे बजाया, किस प्रकार से, कुछ छेदों को बंद करते हुए और कुछ छेदों को खोलते हुए, तो फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं, पर उससे पहले हार्ड वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। देखो, हॉलो यानी कि खोखली, स्टेम यानी कि तना, ब्रॉडर यानी कि चौड़ा। तो स्टूडेंट जब उन्होंने क्या किया, आपने देखा ही होगा कि जब कोई इस प्रकार के होल्स वाले, होल्स जिसके अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं, तो इस प्रकार के होल्स वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो आपने देखा होगा कुछ होल्स को वो लोग बंद करते हैं, कुछ को खोलते हैं, तो इस प्रकार से कुछ बजाते हैं। तो जब उस बार्बर ने भी ऐसा किया स्टूडेंट्स, तो फिर क्या हुआ, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो बहुत ही मधुर सी, बहुत ही सॉफ्ट सी, मुलायम सी आवाज, ध्वनि जो थी वो उसमें से आने लगी। यानी कि जब उस पाइप में उन्होंने 7 होल्स करके उसे बजाया तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, उस पाइप में से बहुत ही मेलोडियस सी, बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली मधुर सी जो साउंड थी, ध्वनि थी, वो वहां से आई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। तो उन्होंने, जो बार्बर था उसने क्या किया, उस वाद्य यंत्र को रॉयल्टी, अब रॉयल्टी यानी क्या होता है, जो रॉयल परिवार होते हैं, जो राजतंत्र के परिवार होते हैं, उनके आगे वो इंस्ट्रूमेंट जो था, वाद्य यंत्र था, उसे बजाया और हर कोई क्या हो गया था, काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था, प्रसन्न हो गया था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम दी
पुंगी had to be given a new name। और वो जो यंत्र था स्टूडेंट्स, वो पुंगी से इतना ज्यादा अलग था कि उसे एक नया नाम देना ही था। As the story goes, since it was first played, अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर उसे क्या नाम दिया गया था। तो जैसे कि स्टोरी आगे बढ़ती है स्टूडेंट्स, और क्योंकि उसे पहली बार कहाँ बजाया गया था, उसे पहली बार बजाया गया था शाह चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय अ नाई बार्बर। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। अब स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि एक नाई ने इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था, खोजा था, और सबसे पहले उसे कहाँ बजाया गया था, उसे बजाया गया था शाह चैम्बर्स के अंदर। चैम्बर्स यानी क्या होता है, कक्ष, है ना, उस रॉयल पैलेस के अंदर जाके उन्होंने बजाया था। तो क्योंकि स्टूडेंट्स इसे सबसे पहले शाह कक्षों के अंदर बजाया गया था, तो शाह यहां से आ गया, और उसके बाद इसे किसने बजाया था, इसे बजाया था एक नाई ने, जिसे क्या कहते हैं, बार्बर कहते हैं। तो यहीं से इस यंत्र का नाम क्या पड़ गया, शहनाई। शह यानी कि राजतंत्र से रिलेटेड, और नाई यानी बार्बर, तो यहीं से इसका नाम पड़ा शहनाई। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एक बार शहनाई और पुंगी होती क्या है। देखिए ये तो है शहनाई और इसे कहते हैं पुंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ छेद होते हैं, अंदर से ये दोनों ही क्या होती है, खोखली होती है। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, चैम्बर्स यानी कि कक्ष। आगे देखिए, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। अब ये जो स्टूडेंट शहनाई की ध्वनि थी, इसे कैसा माने जाने लगा, इसे माना जाने लगा काफी ज्यादा ऑस्पिशियस, यानी कि काफी ज्यादा शुभ। किसी चीज को हम शुभ मानते हैं ना, तो इस शहनाई की जो ध्वनि थी उसे भी काफी ज्यादा शुभ माना जाने लगा। And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। इसी कारण से, क्योंकि स्टूडेंट्स इसे शुभ माना जाता है, इसीलिए आप आज भी देखेंगे कि इसे कहाँ बजाया जाता है, इसे टेम्पल्स, मंदिरों में बजाया जाता है। और ये क्या है, ये नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का, यानी कि नॉर्थ में जो वेडिंग्स होती है स्टूडेंट्स, आपने देखा ही होगा, आपने टीवी पे भी देखा होगा कि नॉर्थ साइड में जो वेडिंग्स होती है उनमें शहनाई बजाई जाती है। तो नॉर्थ इंडियन वेडिंग का ये क्या बन गया, एक अति आवश्यक हिस्सा बन गया, कंपोनेंट बन गया। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, कंसीडर्ड यानी कि माना, ऑस्पिशियस यानी कि शुभ, इंडिस्पेंसिबल यानी कि अनिवार्य या अत्यावश्यक। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। अब देखिए पहले शहनाई क्या थी स्टूडेंट्स, पहले जो शहनाई होती थी ना, वो नौबत का एक पार्ट होती थी। अब नौबत क्या होता है, नौबत देखिए इस प्रकार से 2 ड्रम होते हैं, है ना, और तबले मान लीजिए, ड्रम मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से 2 तबले होते हैं और उनके साथ में इसे बजाया जाता था, तो इसे नौबत कहा जाता था, ठीक है। ये जो तबले होते थे बड़े बड़े, इनको नौबत कहा जाता था। तो जो शहनाई थी स्टूडेंट्स, ये किसका पार्ट थी, ये नौबत का पार्ट थी, या फिर पारंपरिक समूह, जो एक पारंपरिक समूह होते थे, यानी कि 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे, उनका इसे पार्ट माना जाता था। Till recently it was used only in temples and weddings। और आज भी इसे केवल कहाँ यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, आज भी इसे केवल मंदिरों में और शादियों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप शहनाई को मोस्टली कहाँ बजता हुआ देखेंगे, आप देखेंगे मंदिरों में और शादियों में। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, इंसेम्बल यानी कि समूह। आगे देखिए, The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और स्टूडेंट, शहनाई को एक क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय स्टेज पर ले जाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जिनकी जो तस्वीर है स्टूडेंट्स वो यहाँ आप देख सकते हैं। आप देखेंगे ये बिस्मिल्लाह खान है और ये क्या बजा रहे हैं, ये शहनाई बजा रहे हैं। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, क्रेडिट यानी श्रेय, क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय। आगे देखिए, As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar।
स्टूडेंट्स जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो वो क्या करते थे, वो एक तालाब एक तालाब के पास में क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। कहां पर खेलते थे, कहां पर रहते थे, कहां पर वो गिल्ली डंडा खेलते थे, तो स्टूडेंट वो कहां पर खेलते थे, एशियंट यानी प्राचीन, स्टेट यानी कि रियासत, तो क्या थी कि बिहार की एक प्राचीन रियासत थी डुमरांव, उसके तालाब के पास ही जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चित्ता, और वह अक्सर ही कहा जाया करते थे, वह अक्सर ही पास के बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे, किसके लिए, भोजपुरी चित्ता गाने के लिए। अब चित्ता क्या होता है, भोजपुरी एक क्या है, एक क्लासिकल सॉन्ग है, ठीक है, तो मंदिरों में गाया जाता था, वो गाने के लिए वो भी कहाँ जाते थे, बिहारजी टेम्पल जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग, और जिसके अंत में, इस चित्ता के एंड में उन्हें क्या मिलता था, एक बहुत ही बड़ा, आपके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा जानने के लिए कि उन्हें क्या मिलता था। उससे पहले हम क्या करेंगे, हार्ड वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। देखिए, एशियंट यानी प्राचीन, स्टेट यानी रियासत, रेगुलरली यानी कि नियमित, तो वो रेगुलरली ही या नियमित ही या हर रोज ही जब भी वहां पर बिहारजी टेम्पल में चित्ता गाया जाता था तो वो जाते थे चित्ता गाने के लिए, जिसके अंत में उन्हें क्या मिलता था स्टूडेंट, जिनके अंत में उन्हें मिलता था लड्डू वेइंग 1.25 kg, जिसके अंत में उन्हें क्या मिलता था, 1.25 किलो का क्या मिलता था, एक लड्डू मिलता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो कि वहां के जो लोकल महाराजा होते थे उनके द्वारा दिया जाता था। लोकल यानी क्या होता है, स्थानीय, वहां के जो स्थानीय महाराजा होते थे उनके द्वारा वो लड्डू वहां पर दिया जाता था, एक इनाम के तौर पर, एक प्राइज के तौर पर। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले हुआ था, यानी कि हम 80 साल पहले की बात कर रहे हैं जब बिस्मिल्लाह खान काफी ज्यादा छोटे थे। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और स्टूडेंट्स, ये जो छोटा सा बच्चा है जिसके बारे में आप अभी पढ़ रहे थे कि जो क्या करता था, 5 साल का बच्चा था, गिल्ली डंडा खेलता था और चित्ता गाने के लिए कहाँ जाता था, बिहारजी टेम्पल जाया करता था, और अंत में उसे क्या मिलता था, लगभग 1.5 किलो का एक लड्डू मिलता था। तो ये जो 5 साल का ये छोटा सा लिटिल बॉय था स्टूडेंट्स, इसने काफी लंबा जो है सफर तय किया है, क्या कमाने के लिए, क्या अर्न करने के लिए, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड पुरस्कार पाने के लिए, जिसका नाम क्या है, भारत रत्न। आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि देश का काफी ज्यादा नाम करते हैं, देश में काफी अच्छा काम करते हैं, चाहे वो कला में हो या संस्कृति में हो या फिर लिटरेचर में हो, उन्हें क्या मिलता है, एक हमारी सरकार की तरफ से एक बहुत ही सर्वोच्च नागरिक अवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, जिसका नाम क्या है, भारत रत्न। तो वो जो छोटा सा 5 साल का बच्चा था, या ये छोटा सा जो 5 साल का बच्चा था जो क्या करता था, कभी टेम्पल जाया करता था और वहां पर चित्ता गाया करता था, उसने बहुत ही लंबा सफर जो है तय किया है, क्या कमाने के लिए, ये भारत रत्न कमाने के लिए, जिसकी तस्वीर जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ आप देख सकते हैं। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे। लोकल यानी स्थानीय, ट्रेवल्ड यानी सफर या दूरी, हाईएस्ट यानी सर्वोच्च, सिविलियन यानी कि नागरिक। आगे देखिए, born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो एक बहुत ही जानी मानी संगीतकारों की फैमिली जो थी, परिवार जो थी, बिहार से जो परिवार था उसको बिलोंग करते हैं। यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान थे स्टूडेंट्स, उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, और बिस्मिल्लाह खान जो थे स्टूडेंट्स वो बिहार की बहुत ही जानी मानी संगीतकारों के एक परिवार उससे बिलोंग करते थे, यानी कि उसी के अंदर जन्मे थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बुक्स खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे, बिस्मिल्लाह खान के जो दादाजी थे जिनका नाम क्या था, रसूल बुक्स खान था, वो क्या थे, वो भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी कि वो भोजपुर का जो किंग कोर्ट था जहां पर राजा रहते हैं, उसके अंदर क्या थे, शहनाई नवाज थे, यानी कि क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। हिज फादर
पैगंबर बुक्स एंड द अदर पैटर्नल यंगस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके जो पिताजी थे जिनका नाम क्या था, पैगंबर बुक्स था, और उनके पैटर्नल यंगस्टर्स, अब देखिए दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, यानी कि पूर्वज। दो तरीके के पूर्वज होते हैं, एक होते हैं आपकी मम्मी की तरफ के जैसे कि आपके नाना और नानी, और एक होते हैं हमारे पापा की साइड के यानी कि हमारे दादा और दादी। तो पैटर्नल मतलब क्या होता है, पैतृक यानी कि पिताजी के साइड के, पिताजी के तरफ के, ठीक है। तो उनके फादर जो थे पैगंबर बुक्स, और उनके जो पैटर्नल पैतृक यंगस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो भी क्या थे, काफी बढ़िया शहनाई बजाने वाले प्लेयर्स थे, यानी कि वो काफी ज्यादा बढ़िया शहनाई बजाया करते थे और उनका काफी ज्यादा नाम था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, पैटर्नल यानी कि पैतृक, एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज। The young boy took to music early in life. ये जो युवा बच्चा था इसने काफी जल्दी ही संगीत को अपने जीवन में ले लिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, जब वह काफी छोटे थे, 3 साल के ही थे, और उनकी माँ उन्हें कहाँ लेकर गई थी। अब देखिए मैंने आपको बताया था पैटर्नल यानी पैतृक और मैटरनल यानी कि माता की साइड के, यानी कि मातृ पक्ष से संबंधित, आपकी मदर की साइड के जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि मामा हो गए, ठीक है। और पापा की साइड की बात करें तो जैसे कि अगर पापा की साइड के कोई अंकल हैं तो वो कौन कहलाएंगे, चाचा कहलाएंगे। तो जब वे 3 साल के ही थे, उनकी माँ उन्हें कहाँ लेकर गई थी, अपने मामा के घर लेकर गई थी, यानी कि उनके मामा के घर लेकर गई थी। कहाँ, बनारस में, जिसे अब आप वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो काफी ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे अपने मामा को प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए देखकर शहनाई का। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स, मैटरनल यानी कि मातृपक्ष से संबंधित, फैसिनेटेड यानी मोहित, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास। तो उन्हें अभ्यास करता देखकर वो काफी ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे, मोहित हो गए थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Books to the Vishnu temple of Banaras where Books was employed to the play Shehnai। अब देखिए कि बिस्मिल्लाह जो थे उन्होंने क्या कर दिया था, वह काफी ज्यादा मोहित हो गए थे अपने मामा जी को देखकर कि वह क्या करते हैं, शहनाई का अभ्यास करते हैं, और उन्हें शहनाई अच्छी लगने लगी थी। तो वो क्या करने लगे थे स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह जो थे उन्होंने शुरू कर दिया था अपने अंकल, अपने मामा के साथ में जाना। कहाँ जाना, जिनके मामा का नाम क्या था, अली बुक्स था, उनके साथ कहाँ जाना, विष्णु टेम्पल में जाना, जो कि कहाँ पर था, बनारस में था। वेयर बुक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहां पर जो अली बुक्स थे उन्हें एम्प्लॉयड किया गया था, यानी कि नियुक्त किया गया था, क्या बजाने के लिए, शहनाई बजाने के लिए। हार्ड वर्ड्स रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स, अकम्पनिंग यानी कि साथ में, एम्प्लॉयड यानी कि नियुक्त। अली बुक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और स्टूडेंट्स जब अली बुक्स क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खान घंटों तक, लंबे समय तक क्या करते थे, मोहित होकर बैठे रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। जल्द ही बिस्मिल्लाह खां जो थे स्टूडेंट्स, उन्होंने वाद्य यंत्रों में अपने पार्ट लेना शुरू कर दिया, यानी कि उन्हें सीखना शुरू कर दिया, और वे पूरे दिन बैठकर क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे, यानी कि अभ्यास करते थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, कैप्टिवेटेड यानी मोहित, आकर्षित, ऑन एंड यानी बिना रुके, लंबे समय तक। आगे देखिए, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, सालों तक स्टूडेंट्स मंदिर, कहाँ का मंदिर, टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का टेम्पल, या फिर मंगला मैया का टेम्पल, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा। बैंक्स यानी क्या होता है, घाट, किसी नदी का घाट को हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। तो गंगा के जो घाट थे, बिकेम द यंग एप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉल्टिट्यूड। तो वह इस युवा चेले के क्या बन गए, सबसे पसंदीदा आश्रय बन गए, जहां पर बैठकर वो क्या कर सकते थे, एकांत में अभ्यास कर सकते थे। यानी कि ये जो घाट थे गंगा के और ये जो मंदिर थे वो बिस्मिल्लाह खां के क्या थे, पसंदीदा ऐसी जगह थी जहां पर वो एकांत में बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे।
हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। एप्रेंटिस यानी कि शिष्य या चेला, फेवरेट यानी पसंदीदा, हॉन्ट्स यानी बसेरा, सॉल्टिट्यूड यानी कि एकांत। आगे देखिए, द flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और स्टूडेंट्स, गंगा का ये जो बहता हुआ पानी था, ये बिस्मिल्लाह को प्रेरित किया। इसी पानी ने, ये जो गंगा का बहता हुआ पानी था, इसने बिस्मिल्लाह खां को प्रेरित किया क्या करने के लिए? देखिए, इम्प्रोवाइज यानी होता है किसी चीज में सुधार करना, और इन्वेंट यानी होता है आविष्कार करना। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे, उनको गंगा के बहते हुए पानी ने प्रेरित किया क्या करने के लिए? ऐसे रागों को आविष्कार करने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए, जिन्हें पहले क्या माना जाता था स्टूडेंट? जिन्हें माना जाता था कि वह शहनाई की पहुंच से क्या है, बिल्कुल ही बाहर है। यानी कि स्टूडेंट, ऐसा माना जाता था कि कुछ राग ऐसी हैं जो शहनाई की पहुंच से बाहर है, यानी कि शहनाई वो राग नहीं निकाल सकती है। लेकिन जो बहता हुआ गंगा का पानी था, आपको पता है कि उन्हें गंगा काफी ज्यादा पसंद थी, उसके किनारे बैठकर वो अभ्यास करते थे, और गंगा का जो बहता हुआ पानी था स्टूडेंट्स, वो जो था वो बिस्मिल्लाह खां को प्रेरित करता था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने शहनाई की जो राग थी उसमें सुधार किया और नई राग जो थी उनका आविष्कार किया, जिसे पहले ऐसा माना जाता था कि वह शहनाई की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। इंस्पायर्ड यानी प्रेरित, इम्प्रोवाइज यानी कि सुधार, इन्वेंट यानी निर्माण करना या आविष्कार करना, अर्लियर यानी पूर्व, कंसीडर्ड यानी मानना, रेंज यानी कि पहुंच। आगे देखिए, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference। 14 वर्ष की उम्र में स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह खां जो थे वो अपने अंकल के साथ कहाँ गए थे? इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। एट द एंड ऑफ दिस रेसिटल, उस्ताद फियाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। और इस कार्यक्रम के अंत में स्टूडेंट, जो फियाज खान थे, उन्होंने इस युवा बच्चे की पीठ को थपथपाया था और कहा था, किसकी पीठ को थपथपाया था? फियाज खान ने बिस्मिल्लाह खां की। जो बच्चा क्यों कहा गया है उन्हें? क्योंकि वो केवल कितने साल के थे? 14 साल के थे। तो इस युवा बच्चे की पीठ को थपथपाया था और क्या कहा था? देखिए, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो और तुम सफल हो जाओगे। यू शैल मेक इट का मतलब होता है कि तुम कर जाओगे, तो तुम और मेहनत करो और तुम क्या हो जाओगे? काफी अच्छे हो जाओगे, जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। रेसिटल यानी कि वादन, संगीत का कार्यक्रम, पेटेड यानी कि थपथपाना। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 came बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और स्टूडेंट, लखनऊ में पहली बार 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ था, उसी के साथ में बिस्मिल्लाह का सबसे बड़ा ब्रेक जो था वो आया। अब बिग ब्रेक का मतलब क्या होता है? जब किसी को भी काफी बड़ा कोई अवसर मिलता है, उसे क्या करने का, अपना जो टैलेंट है उसका प्रदर्शन देने का काफी बड़ा मौका मिलता है, उसे कहा जाता है बिग ब्रेक। तो जो बिस्मिल्लाह खां थे, उनको भी ये जो लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो 1938 में आया था, उसके साथ ही बिस्मिल्लाह खां को भी क्या आया था? एक काफी बड़ा बिग ब्रेक आया था, यानी कि काफी बड़ा अवसर उनके पास में आया था। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और वह जल्द ही क्या बन गए? अक्सर सुने जाने वाले शहनाई के प्लेयर बन गए रेडियो पर। यानी कि अक्सर ही लोग उन्हें क्या करते थे? शहनाई बजाते हुए कहां पर सुनते थे? रेडियो पर सुनते थे। अब स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर हमने इस पूरे पार्ट से क्या सीखा है, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा है? हमने एवोल्यूशन ऑफ शहनाई को जाना है। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले पुंगी थी, पुंगी के बाद में क्या हुआ था? फिर उसे बैन कर दिया था। फिर उसके बाद में एक नाई था, उसने ये ठाना था कि उसे क्या करना है? उसे शहनाई बनानी है या ऐसी कोई ध्वनि बनानी है, यानी कि पुंगी को क्या करना है? फिर से पुनर्जीवित करना है। तो पुंगी तो पुनर्जीवित नहीं हुई थी, लेकिन क्या हुआ था कि उसने एक पाइप लिया जिसके अंदर उसने 7 छेद किए, और इसी प्रकार से क्या हुआ? शहनाई का आविष्कार हुआ था। और क्योंकि इसे पहली बार शाह चैम्बर्स कक्षों में
बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, शहनाई पड़ा है। अब स्टूडेंट्स करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही जवाब निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, व्हाई वाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब्स पैलेस बैंड? क्यों जो पुंगी थी उसे औरंगजेब के महल में बजाना बैन कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। तो क्यों कर दिया था स्टूडेंट्स? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, इट हैड अ शार्प साउंड, बी, इट वाज नॉट गुड, सी, इट वाज अनप्लीजेंट, डी, ऑल। अब देखिए क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी पुंगी की जो आवाज थी, ध्वनि थी स्टूडेंट्स, वो काफी ज्यादा अप्रिय थी, अरुचिकर थी, अच्छी नहीं लगती थी और काफी ज्यादा श्रिल थी, यानी कि काफी ज्यादा तेज थी, शार्प थी। इसीलिए स्टूडेंट्स ये सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही कारण हैं जिसकी वजह से पुंगी को बैन कर दिया गया था। पहला तो उसकी आवाज काफी तेज थी, वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और उसकी आवाज कैसी थी, अरुचिकर थी, अप्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह के लिए प्रेरणा का स्रोत क्या था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रेड फोर्ट, बी रॉयल पैलेसेस, सी गंगा घाट्स, डी नन। तो स्टूडेंट्स हम जानते ही हैं कि उन्होंने शहनाई की राग को जो इम्प्रूव किया था, यानी कि उसमें जो सुधार किया था, वो किसकी वजह से किया था? गंगा के बहते हुए पानी की वजह से किया था। उसी से उन्हें प्रेरणा मिली थी, यानी कि गंगा घाट उनके क्या थे, प्रेरणा के स्रोत थे। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।